दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज झारखंड से संबंधित छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जेपीएससी के अलावे झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अपना एक खास अलग महत्व रखता है। इससे प्रश्न आते ही आते हैं और जेपीएससी में इससे जो है सिलेबस जो आधारित है उसमें जो है 10-11 क्वेश्चन निश्चित रूप से इससे रहते हैं। तो चलते हैं हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की चर्चा करते हैं। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किन परिस्थितियों में आया, क्यों आया, इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो छोटा नागपुर मुख्य रूप से जंगल और झाड़ वाले प्रदेश था, जिस कारण लोग यहाँ जंगलों में गुजारा किया करते थे। हालांकि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम क्यों आया, इस पर यदि चर्चा करें तो इससे पहले हमें झारखंड में हुए विभिन्न आंदोलनों पर जाना होगा। तो यदि झारखंड के आंदोलन में शुरुआती आंदोलन से कहा जाए या राजाओं का शासनकाल से कहा जाए तो फनी मुकुट राय से जो है झारखंड में शुरुआत होती है और फिर जो है झारखंड के विभिन्न आंदोलनों, हमारा धाल, पहाड़िया, चुआड़, तमाड़, इस प्रकार से जो है विरसा, तिलका आदि आंदोलन हुए और अंत में जाकर के ये परिणाम आया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लाया गया। और वह अधिनियम 1908 ईस्वी में लाया गया। तो लाने का क्या मकसद था, आखिर क्यों आया? तो जो भी आंदोलन हुआ, जो भी लड़ाइयां लड़ी गई, तो लड़ाई लड़ने का एक ही मकसद था कि झारखंड की भूमि से, झारखंड की धरती से झारखंड के लोगों को जो अधिकार से वंचित किया गया है उन अधिकारों को प्राप्त करना था, उनकी भूमि को वापस लौटाना था। उनके भूमि पर जो बाहरी दीकुओं द्वारा, काश्तकारों द्वारा, साहूकारों द्वारा, सरकार के द्वारा जो इनकी जमीन को छोटा नागपुर के जनजातियों के जमीन को हड़प लिया गया था, झारखंड के लोगों की जमीन को हड़प लिया गया था, उसी जमीन की वापसी के लिए यह आंदोलन किया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को शॉर्ट में वही CNT एक्ट कहते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1908 ईस्वी में लागू हुआ। यह काश्तकारी अधिनियम बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 का ही डुप्लीकेट है दोस्तों। यह क्या है? 1885 में जो बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया उसी का डुप्लीकेट है, उसी के आधार पर जो है ये कॉपी बनाया गया है। तो सबसे पहले जो है झारखंड में काश्तकारी अधिनियम आया तो उसके लिए क्या किया गया? सर्वे किया गया। उसमें सबसे पहले सर्वे जो हुआ 1902 ईस्वी में हुआ था और यह सर्वे पूरा 1903 ईस्वी में हुआ। जब सर्वे करने के बाद में सर्वे पूरा हो गया तो सर्वेक्षण के बाद में पुनः जो है CNT एक्ट को 1908 ईस्वी में लागू कर दिया गया। और 1908 ईस्वी में लागू किया, वो महीना हमारा क्या था? नवंबर का महीना, 11 नवंबर। और उस समय के शासक लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ दोस्तों। ठीक है, अब जो है जहां तक संभव हो पाएगा मैं आपके सामने बातों को रखूंगा, तो हमें सपोर्ट करेंगे। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट तैयार करने की बातें आई कि इसका जो है प्रारूप को तैयार किया जाए। तो तैयार करने वाले कौन थे? हाफमैन, जॉन एच हाफमैन ने जो है छोटा नागपुर का काश्तकारी अधिनियम का जो है ब्लूप्रिंट को तैयार किया। और ये कौन थे? ये हमारे जर्मन पादरी थे। ठीक है, ये एक जर्मन पादरी थे और इनके सहयोगी कई थे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को प्रारूप को बनाने में। तो सहयोगियों की चर्चा कर दे रहा हूं क्योंकि परीक्षा में यही सब आता है। बीच में जो हम ध्यान नहीं देते हैं वही प्रश्न को ला करके आपके सामने रखा जाता है दोस्तों। तो ये सब पर भी जो है विशेष ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि जो है ये सारे नाम है तो नाम को क्या पढ़ने से सकता, लेकिन दे देगा आपको कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफ महोदय ने तैयार किया।
तो इनके और सहयोगी कौन थे, आपको इनमें से किसी नाम को दे दिया जाएगा तो उस समय कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने आपको जो है ये दुविधा से दूर करने के लिए सारे बातों को रखा है। तो इनके सहयोगी डॉक्टर डेविस, कैप्टन ग्रे, कैप्टन ड्रेपी, गिस्टर, ओलिफेंट, कर्नल कीही, डाल्टन, कमिश्नर ग्रिमली, मेजर हर्स्ट, कमिश्नर स्लेक, सेटलमेंट ऑफिसर लिस्टर, ये महत्वपूर्ण सेटलमेंट ऑफिसर लिस्टर, रीड, शिफ्टन तथा राखलदास, ये इनके सहयोगी थे। किनके, हाफमैन के, जो ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को बनाने में उनमें जो है ये सहयोग दिए। अब है कि ये जो काश्तकारी अधिनियम बनाया गया था तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि छोटा नागपुर की भूमि से, झारखंड की भूमि से बाहरियों को हटाना है, भगाना है, इनकी जमीन जो कब्जा किए हुए है उस पर से इन्हें जो है मुक्ति दिलाना है। तो आगे चलते हैं हम लोग कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया था। क्या क्या कौन कौन से एक्ट को अधिनियमित किया गया था, इसकी चर्चा करते हैं। तो पहला देख लीजिए, छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंस प्रोसीड एक्ट, ये कब लागू हुआ था, 1879 को आया था। इसे से मिलता जुलता फिर हमारा टेन्योर प्लान आया था, छोटा नागपुर भूदृश्य अधिनियम, ये हमारा 1869 में आया दोस्तों। फिर देखते हैं हम लोग बंगाल टेनेंसी एक्ट 1893 में आया, रेगुलेशन एक्ट 1793 में आया, और अंत में जो है हमारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को आया, 1908 को आया। तो इन अधिनियमों के तहत जो है विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए, विभिन्न प्रकार के जो है कानून को पास किया, और इसके तहत जो है झारखंड के लोगों में कुछ ना कुछ परेशानियां हुई, तो जिसके उभरने के लिए जो है हमारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लाया गया। अब क्या है आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 है, उसमें क्या है, कुल अध्यायों की चर्चा किया जाए तो कुल अध्याय इसमें 19 है और धारा 271 है, और अनुसूची जो है इसमें 2 अनुसूची है, और इसमें से जो है 1A को निरस्त कर दिया गया है और अध्याय 5 को निरस्त करके जो है ए में डाला गया है दोस्तों। अब धारा जो है हमारा, तो धारा 1 में जो है क्या चीज का वर्णन है, फिर समय मिलेगा तो सबके बारे में विस्तृत अध्ययन में आपके सामने रखूंगा। तो धारा 1 में जो है संक्षिप्त नाम एवं प्रसार की बातें हैं, छोटा नागपुर से संबंधित उसके संक्षिप्त नाम और प्रसार की बातें हैं। धारा 2 में निरसन, तो निरसन क्या है, विनियोग अधिनियम, यानी जो सही नहीं है उसे हटाना है और जो सही है उसे लागू करना है। तो धारा 2 में निरसन विनियोग अधिनियम से संबंधित बात है। और धारा 3 में क्या है, परिभाषाएं जो है वर्णित हैं झारखंड से संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा टेनेंसी एक्ट में बातें लागू हैं उनसे संबंधित जो है परिभाषाएं दिया गया है। अब आगे चलते हैं लोग कि टेनेंसी एक्ट का उद्देश्य जिसकी चर्चा हमने किया, तो टेनेंसी एक्ट का उद्देश्य है हमारा छोटा नागपुर की भूमि को संरक्षित करना, छोटा नागपुर की भूमि पर जो है बाहरियों के द्वारा जो कब्जाया गया है उससे उस कब्जा से मुक्त करना और इन्हें जो है भूमि वापस दिलाना, ये मुख्य बातें थी। और ये क्या था, आगे चलते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण बातें, मुंडारी, खुटकटी, भोयहारी, कोड़कर आदि की भूमि की रक्षा के लिए जो है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया। उसके अलावे जनजातियों के अलावे अनुसूचित जाति, उसके बाद में जो है ओबीसी आदि की जो है भूमि को भी जो है संरक्षित करने की बातें हुई, इसमें जो है चर्चा में आएगा हमारा। तो क्या है कि मुंडारी और खुटकरी ये किस प्रकार के किनकी भूमि थी, ये मुंडाओं के द्वारा जो है अधिकृत भूमि थी, ये मुंडाओं की भूमि थी, जिस पर जो है खुटकटी करते थे। भोयहारी, ये उरांव की भूमि को भोयहारी कहा जाता था, और कोड़कर जो था सादानों की भूमि थी दोस्तों। इसके अलावे और भी भूमि थी, तो रैती भूमि कौन सी भूमि थी, पट्टा द्वारा प्राप्त भूमि को रैती भूमि के नाम से जाना जाता था। फिर जो है मंझियत भूमि, तो मंझियत भूमि किस प्रकार की भूमि थी, वो जमींदारों की भूमि थी, वो जो है जमींदारों की भूमि थी। और राजहंस भूमि, ये राजाओं की भूमि को राजहंस भूमि कहा जाता था दोस्तों। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब देख रहे हैं दोस्तों कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो CNT एक्ट 1908 ईस्वी में आया,
उसे छोटा नागपुर का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत के मौलिक अधिकार को जो है भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो सीएनटी एक्ट में जो सीएनटी एक्ट लागू हुआ वो मुख्य रूप से 1908 ईस्वी में वो 4 परमंडलों में लागू हुआ था। तो वो परमंडल कौन कौन था? उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल, कोल्हान परमंडल और पलामू परमंडल। और ये परमंडलों के जिलों में जो है सीएनटी एक्ट लागू है। तो बाकी एक और कौन? हमारा संथाल परगना जो है, हमारा संथाल परगना परमंडल में एसपीटी एक्ट जो है 1949 लागू है दोस्तों। बाकी शेष जिले जो है हमारे संथाल परगना क्षेत्र में। सीएनटी एक्ट बनाने से पहले छोटा नागपुर का जत्था को तैयार किया गया था कि कैसे जो है इसको जो है तैयार किया जाए। तो इस सेटलमेंट में जो है कुल रुपये लगे थे वो 16 लाख रुपये का खर्च हुआ था। और सीएनटी एक्ट का जो प्रथम वर्ष का सर्वे हुआ था उसे ट्रैवर्स सर्वे के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने दिया मैं। सीएनटी एक्ट का प्रथम वर्ष का सर्वे जो है ट्रैवर्स सर्वे के नाम से जाना जाता है और वहीं दूसरा वर्ष का सर्वे कैडस्ट्रल सर्वे के नाम से जाना जाता है। पहला वर्ष का सर्वे ट्रैवर्स सर्वे के नाम से और दूसरा वर्ष का सर्वे कैडस्ट्रल सर्वे के नाम से जो है सीएनटी एक्ट का जो है जाना जाता है दोस्तों। अब आगे आते हैं हम लोग कि सीएनटी एक्ट में कुछ संशोधन हुए, उनके धाराओं में संशोधन हुए। तो यहाँ पर जो है 271 धाराओं में, जिन धाराओं में संशोधन हुआ मैं उन संक्षिप्त रूप में उन सारी बातों को आपके सामने रख रहा हूं। तो वो संशोधन की प्रक्रिया जो है 2016 की सरकार के द्वारा जो है किया गया दोस्तों कि अब जो है आदिवासियों की, झारखंड के लोगों की जमीन हम कैसे जो है हस्तांतरित कर लें और कैसे हम अधिकार जमा लें और सरकार जो है कैसे अधिकार जमावे। तो जो संशोधन हुआ उनमें धारा 21, धारा 49A एवं 49(2), 49(1) और 49(2), धारा 71 का के परंतु 1 में संशोधन एवं परंतु 2 में स्पष्टीकरण 1 सहित एवं उसका विलोपन भी किया गया। और फिर जो है धारा 49 में भी कथित सत्य, इसमें भी संशोधन किया गया। तो सीएनटी एक्ट जो कानूनी रूप से अधिकार को प्राप्त किया वो 1908 ईस्वी में प्राप्त हुआ था दोस्तों। और संवैधानिक अधिकार जो इसे मिला तो 9वीं अनुसूची में जो है इसे जगह जो है फिर भारत के संविधान में जो है इसे दिया गया। अब आगे चलते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है सीएनटी एक्ट में जो संशोधन हो रहा है उसके जो है संदर्भित बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 71 का के संबंध में क्या कथन है इस पर हम आपको बतलाने जा रहे हैं। तो सीएनटी एक्ट 1908 के सीएनटी एक्ट 1908 के अनुसार इस धारा के तहत एसएसआर कोर्ट से, ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, एसएसआर कोर्ट से कंपनसेशन, जिसे क्षतिपूर्ति या मुआवजा कहते हैं, तो कंपनसेशन देकर के आदिवासियों की जमीन को हस्तांतरित किया जाता था। किसके बीच में? गैर आदिवासियों के बीच में हस्तांतरित करने का जो है प्रचलन था कि एसएसआर कोर्ट में जो है वो सिलेंडर बोल दे या नीलामी हो जाए उसकी जमीन को और उसके बदले जो है वो फिर जो है इसका जो है भूमि को हस्तांतरित किया जाएगा या उसे जो है मुआवजा देकर के हस्तांतरित किया जाएगा। 2016 के संशोधन एक्ट में अब क्या हुआ कि अब आदिवासियों की जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, उसकी जमीन को कोई भी नहीं खरीद सकता है। और साथ ही एसएआर कोर्ट में जमीन वापसी के लिए मुकदमा दायर होगा। तो सावधान हो जाइए भाइयों, कोई भी झारखंड के आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़ी का जमीन को ठग करके नहीं ले सकते हैं। यदि आदिवासियों की जमीन को आप ले लिए तो ये जो है कोर्ट चला जाएगा, एसएआर कोर्ट चला जाएगा और वहां बोलेगा कि हमारे जो है जमीन को बहला फुसला करके ले लिया है, तो आपके जो है पैसा भी चला गया, संपत्ति भी चला गया और जो है क्या है फिर जमीन भी हाथ से निकल गई। इसलिए सावधान हो जाने की आवश्यकता है। तो कोर्ट की चर्चा हमने किया। तो कोर्ट जो है एसएसआर कोर्ट जो है 1916 के सरकार के द्वारा जो है क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया कि अब एसएसआर कोर्ट जो है नहीं चलेगा, इसे बंद करो। अब तो क्या करेंगे? तो 3 प्रकार के कोर्ट था उसमें। तो एक डीसी कोर्ट जहां सुनवाई 100 से 100 रुपये के बीच की होती थी। कमिश्नर कोर्ट यहाँ जो है हमारा 100 से 500 रुपये के बीच की सुनवाई होती थी। और हाई कोर्ट में जो है 5000 से ऊपर के जब मामला है तो आप हाई कोर्ट का शरण लीजिए। ये हमारे यहाँ मामला है। सीएनटी एक्ट 1908 के धारा 21 में भी कुछ जो है संशोधन किया गया। उसमें क्या प्रावधान है आया है वो देखते हैं। तो 2016 के संशोधन एक्ट के तहत धारा 21 में 21 खा का अंता स्थापन किया गया। और 1908 के तहत क्या था कि मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था। आपकी जमीन है तो आपका जो जमीन है उसी प्रकार के आप रख सकते हैं, उसमें आप मकान, दुकान या अन्य प्रकार के कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो कारण था दोस्तों कि चूंकि जिस समय झारखंड की आजादी लड़ी गई
धान विद्रोह से लेकर के बिरसा मुंडा के शहीद तक उसका परिणाम ही है कि 1908 में CNT एक्ट आया और जो है आदिवासियों की जमीन बची। नहीं तो जो है यदि ये एक्ट नहीं आता, यदि आंदोलन नहीं होता तो सारी जमीन इनके हाथों से चली जाती और इसके पहले चली गई थी, जिसे वापस लाने के लिए ही जो है ये एक्ट लाया गया था। तो इसीलिए क्या था कि उस समय जो है कृषि पर आधारित रहते थे लोग, जंगलों में रहते थे लोग, इसीलिए जो है इनकी प्रकृति को बदलने का अधिकार नहीं था। आप जो है मकान दुकान नहीं बना सकते हैं, आपकी भूमि कृषि योग्य है तो कृषि कार्य नहीं करें, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2016 के संशोधन में क्या कर दिया गया कि आप दुकान भी बना सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं, जो मन हो वो काम आप कर सकते हैं। और CNT एक्ट जब लागू हुआ था दोस्तों 1908 को, तो उस समय क्या था कि सरकार जो है एक शर्त रखी थी कि मैं झारखंड के लोगों की जमीन को लूंगा, और वो किस लिए लूंगा, सिर्फ और सिर्फ उद्योग और खनन कार्य के लिए मैं आपकी जमीन को लूंगा। लेकिन 2016 के संशोधन में यह कहा गया कि भाई ये तो उद्योग और खनन के लिए मैं ले रहा हूं आपसे, लेकिन क्या करेंगे अब आपके इसके लिए इसके साथ साथ आधारभूत संरचनाओं के लिए जो जमीन की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए भी आपको देना होगा। तो क्या क्या आधारभूत संरचनाओं में यदि रेलवे लाइन बिछानी है तो आपकी जमीन जहां की जाएगी वहां की आपकी जमीन को मैं ले लूंगा। कॉलेज बनाना है, जहां जो है हमारा जगह उचित लगेगा उसके अगल बगल का जमीन को आपको देना होगा। ट्रांसमिशन लाइन है, जिधर से हमारे जो है बिजली के खंभे जाएंगे, तार गड़ेंगे, उधर का जमीन मैं आपको लूंगा। और भी जो है जो हमारे आधारभूत संरचना में जो है जरूरी होगा उसे मैं आपसे लूंगा। ये हमारा 2016 के संशोधन में किया गया दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है महत्वपूर्ण बातों को झारखंड काश्तकारी अधिनियम से संबंधित देखा दोस्तों। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।